हेलो बच्चों, आगे हम लेक्चर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस की बात करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। गैमेटोजेनेसिस, इस टर्म से हमारा मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस चलेगा, स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, और फीमेल के अंदर oogenesis चलेगा, ओवम का प्रोडक्शन होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द जर्म सेल इन द टेस्टिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्म का फॉर्मेशन होना टेस्टिस के अंदर जर्म सेल के द्वारा, टेस्टिस में जो जर्म सेल्स है उनके द्वारा स्पर्म का प्रोडक्शन ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा। ये जो प्रोसेस होता है ये प्यूबर्टी, किशोरावस्था में शुरू होता है। स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, पहले भी हमने पढ़ा है। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होती है। वो माइटोटिक डिवीजन में जाती है और अपने नंबर बढ़ाती है। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड टू एन विच कंटेन 46 क्रोमोसोम्स। जैसा कि हम जानते हैं, इनरमोस्ट लेयर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बिकम्स लार्ज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनिया की इनरमोस्ट लेयर जो होती है वो बड़ी हो जाती है, लार्ज हो जाती है, और अब हम इसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के नाम से जानेंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस 1। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होगा टू फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और उसके रिजल्टेंट यहाँ पर 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड होगी। ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस सेकेंड टू फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, और प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर मियोसिस सेकेंड में जाकर 2 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करवाएगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, जबकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होती है वो डिप्लॉइड होती है। ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूसेस 4 स्पर्मेटिड्स। इस प्रकार से प्रत्येक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो 4 स्पर्मेटिड्स को प्रोड्यूस करेगी। स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स। आगे स्पर्मेटिड्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी स्पर्म्स में या स्पर्मेटोजोआ के अंदर, और इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लर्न करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या चीज़ है। स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफॉर्म्ड होकर स्पर्मेटोजोआ बनाना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस अपन ने ऊपर पढ़ा है स्पर्म का प्रोडक्शन। तो आप दोनों में डिफरेंस लर्न करेंगे। द स्पर्म हेड एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स। जो स्पर्म हेड होता है वो सर्टोली सेल्स में एम्बेड पाया जाता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि उसका सिर सर्टोली सेल के अंदर होता है, और हमें पता है कि सर्टोली सेल्स जो है वो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। एक और टर्म आई है स्टूडेंट्स हमारे पास, स्पर्म का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होना स्पर्मिएशन कहलाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी आप बिल्कुल ढंग से लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस दिखाया गया स्टूडेंट्स। स्पर्मेटोगोनियम आपको दिख रही है, आप देखिए, दिस इज स्पर्मेटोगोनियम। इसके बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो रही है, फिर मियोसिस फर्स्ट हुआ जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी 2, और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आगे जाकर मियोसिस सेकेंड से 4 स्पर्मेटिड्स बना रही है, और जो आगे ट्रांसफॉर्म्ड होकर मैच्योर स्पर्म सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। इस वाले डायग्राम में भी हम देखते हैं स्टूडेंट्स, आपको सर्टोली सेल्स नज़र आ रही है, स्पर्मेटोजोआ ऊपर की तरफ नज़र आ रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स नज़र आ रही है, स्पर्मेटिड्स आपको नज़र आ रहे हैं, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी दिखाई दे रही है। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा प्रोसेस आप डायग्रामेटिकली भी लर्न करेंगे और डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। आगे हम देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोन के द्वारा किस प्रकार से कंट्रोल होता है।
तो स्टूडेंट्स दिस प्रोसेस इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, इसे प्यूबर्टी स्टेज में इनिशिएट किया जाता है और इसको इनिशिएट करवाने में GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की भूमिका होती है या इसका रोल होता है। GnRH सिक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है। हाइपोथैलेमस जो हमारा ब्रेन का पार्ट है, एंड स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी टू सिक्रेट टू गोनाडोट्रोपिन्स। और ये GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है दो गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करवाने के लिए। पहला हो जाएगा आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और दूसरा हो जाएगा आपका FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH एक्ट्स ऑन लैडिक सेल्स एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन्स। तो LH का फंक्शन आप अच्छे से लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। ये लैडिक सेल्स को स्टिमुलेट करेगा या लैडिक सेल्स के ऊपर काम करेगा और एंड्रोजन के फंक्शन को, एंड्रोजन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करने का काम करेगा या उन्हें सिक्रीट करवाएगा। एंड्रोजन स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस और एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन के द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टिमुलेट किया जाएगा। FSH एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स, FSH सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा या काम करेगा एंड स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस इन अदर वे, और इस प्रकार से अदर वे में स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। आगे हम स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करते हैं। यदि हम स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से एक हेड होता है, एक नेक होती है, एक मिडिल पीस होता है और एक टेल पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स आगे हम इसका डायग्राम देखने वाले हैं। होल बॉडी ऑफ स्पर्म सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पर्म की पूरी बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंड पाई जाती है। द स्पर्म हेड कंटेन एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। स्पर्म हेड के अंदर एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है। अबव द न्यूक्लियस अ कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉल्ड एक्रोसोम। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम एक्रोसोम कहते हैं। और एक्रोसोम का बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर फंक्शन होता है। द एक्रोसोम कंटेन्स एंजाइम्स विच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। तो एक्रोसोम का फंक्शन आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। द मिडिल पीस कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लर्न करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेड स्पर्म मोटिलिटी। और माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही टेल को मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाती है, इसी के द्वारा स्पर्म में मोटिलिटी पाई जाती है। ह्यूमन मेल एजोकुलेट्स 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग कोइटस। ह्यूमन मेल में एजुकुलेशन की हम बात करें तो इस एजुकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है कोइटस के दौरान एजुकुलेट किए जाते हैं, बाहर निकाले जाते हैं। 60% मस्ट हैव नॉर्मल शेप। इनमें से 60% का नॉर्मल शेप होना चाहिए एंड साइज होनी चाहिए, एंड 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। और 40% जो है वो विगरस मोटिलिटी शो करने वाले होने चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो उसे हम अलग अलग कंडीशन में मानेंगे, जैसे ओलिगोस्पर्मिया बोलेंगे, स्पर्म्स की कमी को ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबल्स एंटर्स इनटू एक्सेसरी डक्ट्स। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स से स्पर्म रिलीज होकर एक्सेसरी डक्ट्स में एंटर कर जाते हैं। ऑन देयर वे फ्लूइड्स फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एडेड। और सेमाइनल वेसिकल से और प्रोस्टेट ग्लैंड से आने वाला फ्लूइड इसके साथ मिक्स हो जाता है और कलेक्टिवली अब इन्हें सीमन के नाम से जाना जाता है। यानी स्पर्म्स और एक्सेसरी डक्ट्स के जो फ्लूइड्स हैं वो आपस में मिलकर सीमन का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप सीमन की डिफाइन भी लर्न करेंगे, इसमें स्पर्म और एक्सेसरी डक्ट्स के फ्लूइड्स पाए जाते हैं। द फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। जो फंक्शन है मेल एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स के, उनको मेंटेन करने का काम टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन करता है। ये आपका स्पर्म का लेबल डायग्राम है स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छी तरीके से इसे प्रैक्टिस करेंगे, लर्न करेंगे। ये आपका एक्रोसोम वाला पार्ट है, ऊपर टोपिनिमा पार्ट है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी नेक है, ये इसकी मिडिल पीस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग आप लर्न करेंगे। ये इसकी टेल हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये वाला हेड वाला पार्ट है और उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इस स्ट्रक्चर को आप बहुत ही अच्छी ढंग से लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, बनाने की प्रैक्टिस भी आप करेंगे। आगे हम oogenesis की बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेट और ओवम इज कॉल्ड oogenesis।
एक मैच्योर फीमेल गैमेट ओवम का फॉर्मेशन ही oogenesis कहा जाता है। स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। oogenesis का प्रोसेस एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो जाता है स्टूडेंट्स, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न करेंगे। 25th वीक ऑफ द फिटल एज के 25th वीक में ये चालू हो जाता है। जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी डिवाइडेड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल और ओगोनिया। जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल होती है ओवरी की, वो माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड होकर मिलियंस की संख्या में गैमेट मदर सेल या ओगोनिया का फॉर्मेशन करती है। नो ओगोनिया फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ। लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, बर्थ के बाद कोई ओगोनिया फॉर्म या ऐड नहीं किया जाता है। ओगोनिया एंटर्स इनटू मेयोसिस 1 और ओगोनिया आगे मेयोसिस 1 में एंटर करता है एंड प्रोसीड्स अप टू डाइकाइनेसिस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट की डाइकाइनेसिस स्टेज तक प्रोसीड कर जाता है या उस स्टेज में चला जाता है एंड गेट सस्पेंडेड, और वहाँ जाकर वो सस्पेंड हो जाता है, रुक जाता है। एंड दिस स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocytes, और इस स्टेज को हम प्राइमरी oocyte के नाम से जानते हैं। ईच प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड देन कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। प्रत्येक प्राइमरी oocyte जो है वो ग्रेनुलोसा सेल्स के एक लेयर्स के द्वारा सराउंड पाई जाती है और उसके बाद इसे प्राइमरी फॉलिकल के नाम से जाना जाता है। एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी oocytes आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। प्यूबर्टी स्टेज के समय केवल 60,000 से 80,000 प्राइमरी oocyte जो है वो प्रत्येक ओवरी में लेफ्ट पाई जाती है, बची हुई पाई जाती है। आफ्टर प्यूबर्टी प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। प्यूबर्टी के बाद जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो और भी ज़्यादा ग्रेनुलोसा सेल्स के लेयर से सराउंड हो जाते हैं और एक न्यू थीका लेयर उसके ऊपर बन जाती है। अब इन्हें सेकेंडरी फॉलिकल्स के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स, आप लर्न करेंगे। द सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टर्शियरी फॉलिकल कैरेक्टराइज्ड बाय ए फ्लड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। आगे सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्ड होकर टर्शियरी फॉलिकल बनाते हैं जो कि एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी के द्वारा पहचाने जाएंगे, यानी टर्शियरी फॉलिकल में एक फ्लड फिल्ड कैविटी पाई जाती है जिसे एंट्रम कहा जाता है। द थीका लेयर्स ऑर्गेनाइज इनटू एन इनर थीका इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना। थीका लेयर भी दो भागों में बढ़ जाती है, बाहर की तरफ एक्सटर्ना थीका एक्सटर्ना और अंदर की तरफ थीका इंटरना लेयर पाई जाती है। ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इनटू टर्शियरी फॉलिकल ड्यूरिंग प्यूबर्टी द प्राइमरी oocyte रीस्टार्ट्स इट्स फर्स्ट meiotic डिवीजन एंड कंप्लीट्स इट विद इन टर्शियरी फॉलिकल रिजल्टिंग टू अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स। तो प्राइमरी फॉलिकल के ग्रोथ के समय, जब वो टर्शियरी फॉलिकल में ग्रोथ कर रहा होता है प्यूबर्टी के समय, तो प्राइमरी oocyte जो है वो अपना पहला म्यूटिक डिवीजन वापस शुरू कर देती है और उसे कंप्लीट करती है टर्शियरी फॉलिकल बनने तक। इसके परिणाम स्वरूप, इसके फल स्वरूप दो अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। लार्ज हैप्लॉइड सेल इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte। जो बड़ी हैप्लॉइड सेल होती है उसे सेकेंडरी oocyte कहा जाता है और जो छोटी सेल होती है उसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहा जाता है। आगे डायग्राम में भी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। द सेकेंडरी oocyte रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte। जो सेकेंडरी oocyte होती है वो प्राइमरी oocyte के न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म के बल्क को रिटेन कर लेती है या अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। द टर्शियरी फॉलिकल हैविंग सेकेंडरी oocyte फर्दर चेंजेस इनटू ग्राफियन फॉलिकल। जो टर्शियरी फॉलिकल होता है जिसके पास सेकेंडरी oocyte होती है वो आगे जाकर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाती है। द सेकेंडरी oocyte सराउंडेड बाय ए न्यू मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा। और सेकेंडरी oocyte जो है एक न्यू मेम्ब्रेन से सराउंड पाई जाएगी जिसे जोना पेलुसिडा कहा जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल को भी आप विशेष रूप से यहाँ पे लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। टर्शियरी फॉलिकल जिसके पास सेकेंडरी oocyte है वही ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होता है। द सेकेंडरी oocyte अंडरगोज सेकंड म्यूटिक डिवीजन। जो सेकेंडरी oocyte होती है वो सेकंड म्यूटिक डिवीजन में जाती है, कंटिन्यूड अप टू मेटाफेज सेकंड, और मेटाफेज सेकंड तक कंटिन्यू मेयोसिस सेकंड चलता है एंड गेट सस्पेंडेड, और यहाँ आकर वो सस्पेंड हो जाती है अंटिल एंट्री ऑफ स्पर्म, जब तक स्पर्म यहाँ पर एंट्री नहीं कर जाता। तो ये भी आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स की जो सेकेंडरी oocyte है वो मेयोसिस की कौन सी स्टेज में जाके सस्पेंड हुई है। एट दिस स्टेज ग्राफियन फॉलिकल रिलीजेस सेकेंडरी oocyte। इस स्टेज पर ग्राफियन फॉलिकल जो है सेकेंडरी oocyte को रिलीज करता है फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रिलीज कर रहा है सेकेंडरी oocyte को, इसे ही हम ओव्यूलेशन यहाँ पर कहेंगे। ऑन एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द सेकेंडरी oocyte स्टिमुलेट इट टू कंप्लीट मेयोसिस सेकंड। और जैसे ही स्पर्म इसमें एंट्री कर जाता है वो सेकेंडरी oocyte को स्टिमुलेट करेगा अपने मेयोसिस सेकंड को कंप्लीट करने के लिए एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड ओवम। और उसके बाद यहाँ पर एक हैप्लॉइड ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है और एक सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है, वो भी हैप्लॉइड होती है स्टूडेंट्स। ये
आपको प्राइमरी फॉलिकल से लेकर ग्राफियन फॉलिकल्स तक जो चेंजेज हुआ है स्टूडेंट्स, उसका व्यू यहाँ पर बताया गया है। ये एक डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है ओवरी का, जिसमें आपको ब्लड वेसल्स नज़र आ रही है, प्राइमरी फॉलिकल आपको नज़र आ रहा है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर टर्शियरी फॉलिकल जिसमें एंट्रम आपको नज़र आ रही है, और फिर ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसके पास सेकेंडरी ओसाइट पाई जाएगी। फिर ओवम का रिलीज होना ओव्यूलेशन कहलाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको एक चीज़ और नज़र आ रही है जिसे हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं स्टूडेंट्स, और ये कार्पस ल्यूटियम जो है ये जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये कार्पस ल्यूटियम लगातार कंटिन्यूसली प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करेगा और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लर्न करेंगे कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करवाने में मदद करने वाली स्ट्रक्चर है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम जो है एक स्ट्रक्चर में चेंज होता है जिसे कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं, और वो फर्दर प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं करती है। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। ये एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का स्टूडेंट, जिसमें एक कंपैरिजन यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का प्रोसेस होता है। आप इस कंपैरिजन को भी बहुत अच्छी तरीके से लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस दिखाया गया है जिसमें आपको प्यूबर्टी स्टेज में स्पर्मेटोगोनिया दिख रही है, माइटोसिस के द्वारा वो डिफ्रेंशिएट होगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगी, यानी स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना है माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड होगा। फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट म्योसिस डिवीजन से बनी है तो ये हैप्लॉइड होगी। फिर सेकंड म्योटिक डिवीजन होगा, स्पर्मेटिड्स बनेंगे और वो ट्रांसफॉर्म होकर स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करेंगे। इधर अपन oogenesis की बात करते हैं, आपको ओगोनिया दिख रहा है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन होगा, प्राइमरी ओसाइट बनेगी और ये भी डिप्लॉयड होगी और फर्स्ट म्योटिक डिवीजन चलेगा। फीटल लाइफ की बात करें स्टूडेंट जैसा कि हमने पढ़ा है। फिर बर्थ, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओवुलेशन से पहले डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट म्योटिक डिवीजन के बाद, और फिर सेकंड म्योटिक डिवीजन होगा जिससे ओवम और सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ के टाइम। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है और इस प्रकार से हमारा ये लेक्चर भी ख़त्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आप जितनी भी टर्मिनोलॉजी इस लेक्चर में हमने पढ़ी है, देखी है, उन्हें आप लर्न करेंगे क्योंकि वो नीट एग्जामिनेशन के पर्पज़ से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और बोर्ड के पर्पज़ से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।